अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली किस के आखिर में आपने देखा कि इल्बेल्गे ने अनजाने में अर्तुगरुल को खंजर मार दिया था। इस किस के आगाज़ में गुंदोज अपनी तलवार निकाल लेता है, लेकिन बामसी उसे रोक लेता है। बाकी सिपाही भी इल्बेल्गे के सिपाहियों की गर्दनों पर तलवारें रख देते हैं। इतने में अर्तुगरुल कहता है, सिपाहियों रुक जाओ। यह सुनकर वो सबको छोड़ देते हैं। इल्बेल्गे के हाथ से दूसरा खंजर नीचे गिर जाता है और वह पीछे हट जाती है। अर्तुगरुल के जख्म से काफ़ी खून बहने लगता है। फिर अर्तुगरुल कहता है, गुंदोज आइंदा कभी किसी औरत पर हाथ मत उठाना। गुंदोज कहता है, इस औरत ने हम सब से झूठ बोला बाबा। ये उमर कबीले की एक रुकन निकली है। इसने हम सब को बेवकूफ़ बनाया। इसने हमारे कबीले को यरगमाल बनाने की कोशिश की। यह सुनकर अर्तुगरुल चौंक जाता है और हैरानगी से इल्बेल्गे की तरफ देखने लगता है। फिर अर्तुगरुल कहता है, तुम मुझे हर चीज़ के बारे में बताओगे गुंदोज। अर्तुगरुल साहब जख्मी को अंदर ले जाएं और तुम मेरे साथ आओ गुंदोज, और तुम भी खातून। यह कहकर अर्तुगरुल अंदर की तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ जंगल में उस्मान और सावजी भाग रहे थे, जबकि द्रैगोस के आदमी उनका पीछा कर रहे थे। दूसरी तरफ सोगत के सराय महल में अर्तुगरुल इल्बेल्गे से पूछता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि गुंदोज ने आपके सिपाहियों को कत्ल किया है खातून? इल्बेल्गे कहती है, हम अपने बाबा उमर साहब के साथ आपके कबीले में आए थे। हमने रियासत की जिम्मेदारी के बारे में उन्हें बताया। इतने में अर्तुगरुल एक लोहा गर्म करके अपने जख्म पर लगाता है ताकि जख्म बंद हो जाए। फिर अर्तुगरुल कहता है, आगे बोलो खातून। इल्बेल्गे कहती है, जब आपके कबीले वालों ने टैक्स के बारे में सुना तो वो गुस्से में आ गए। गुंदोज ने मेरे बाबा के गले पर खंजर रख दिया। फिर उन्होंने हमारी बेइज्जती की और कबीले से निकाल दिया। यह सुनकर गुंदोज कहता है, आप लोग उन गलीज मंगोलों की तरह कबीले में आए थे। तुम्हारे बाबा ने अपने छोटे अल्फाज से हमें नीचा दिखाया। उन्होंने बगैर इजाज़त के बड़े खेमे में दाखिल होने की कोशिश की और मेरी दादी अम्मा पर चिल्लाए। इसलिए मैंने उन्हें सबक सिखाया। अर्तुगरुल गुंदोज को खामोश कराकर कहता है, खातून अपने अल्फाज से न सिर्फ तुम गुंदोज को जिम्मेदार ठहरा रही हो, बल्कि कई सिपाहियों को भी जिम्मेदार ठहरा रही हो। बोलने से पहले अपने अल्फाज को तोलो। इल्बेल्गे कहती है, तमाम राज खुल गए हैं अर्तुगरुल साहब, जल्द वो सब के सामने आ जाएंगे। फिर कोई नहीं जानता कि और कौन इस राज की वजह से नुकसान उठाएगा। इतने में हकीम अर्तुगरुल अंदर आकर कहता है, अताज साहब अभी ठीक हैं सरदार, वो आराम कर रहे हैं। अर्तुगरुल कहता है, अताज बे की हालत बेहतर होने के बाद मैं उसे तफ्तीश करूंगा अर्तुगरुल साहब। फिर हकीम अर्तुगरुल के जख्म पर मरहम लगाने लगता है। अर्तुगरुल पूछता है, उमर साहब कहाँ हैं? इल्बेल्गे कहती है, वो आराम कर रहे हैं। मैं नहीं जानती कि वो इस वाक़े के बारे में सुनकर क्या करेंगे। अर्तुगरुल कहता है, मैं तुम्हारे गुस्से को समझ सकता हूँ खातून, तुम्हारे सिपाही कत्ल हुए हैं, लेकिन तुम्हारे अल्फाज किसी चीज़ को साबित नहीं करते। सबूत के बगैर ये एक बोतान है। इल्बेल्गे कहती है, अताज बे की पीठ से निकलने वाला तीर तुर्कों का था। गुंदोज पर अर्तुगरुल साहब ने हमें धमकियाँ दी थीं। अर्तुगरुल पूछता है, क्या अताज बे ने कहा है कि उसने गुंदोज या कई सिपाहियों को देखा है? इल्बेल्गे कहती है, हमलावरों के चेहरे ढके हुए थे, और जहाँ तक गुंदोज की बात है, ये अताज बे के फ़ौरन बाद यहाँ पहुँचा और इसका घोड़ा काफ़ी थका हुआ था। यह अताज बे को भी कत्ल करके सबूत मिटाना चाहता था। फिर इल्बेल्गे गुंदोज को कहती है, तो बताओ मुझे, तुम कहाँ से आ रहे थे? गुंदोज आगे से कोई जवाब नहीं देता। फिर अर्तुगरुल पूछता है, गुंदोज बताओ मुझे, तुम कहाँ से आ रहे थे? लेकिन गुंदोज कोई जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि वो अपनी दोस्त इरैन से मिलकर आया था। अर्तुगरुल के दोबारा पूछने पर भी वो खामोश रहता है। दूसरी तरफ उस्मान और सावजी भाग रहे थे और द्रैगोस के आदमी उनका पीछा कर रहे थे। सावजी और उस्मान थक कर एक जगह बैठ जाते हैं। उनके सांस बहुत फूल चुके थे। उस्मान कहता है, यह सब मेरी वजह से हुआ है, मेरे पापा मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे। दूसरी तरफ अर्तुगरुल दोबारा पूछता है, तुम कहाँ थे गुंदोज? उसे खामोश देखकर इल्बेल्गे कहती है, मैं इस झूठे पर एतबार नहीं करूंगी जो ये भी नहीं बता पा रहा कि ये कहाँ था। इतने में गुंदोज का दोस्त चागरी कहता है, मैं गुंदोज के साथ था, हम घोड़ों की रेस लगा रहे थे सरदार। इल्बेल्गे कहती है, घोड़ों की रेस? ये सफ़ेद झूठ है। फिर अर्तुगरुल कहता है, दुमरुल गुंदोज और चागरी को कैदखाने में डाल दो। जब तक चीज़ें वाजे नहीं हो जाती तब तक ये दोनों वहीं रहेंगे। इतने में एक सिपाही अंदर आकर बामसी को खबर देता है, जिसके बाद बामसी कहता है, सरदार उस्मान और सावजी शिकार के लिए गए थे, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं पहुंचे। आयमा वालदा ने खबर भेजी है। यह सुनकर अर्तुगरुल काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है, शिकार वाली जगह तो तुर्क कबीलों वाले रास्ते पर आती है। इतने में गुंदोज आगे आकर कहता है, बाबा मुझे भी अपने साथ आने दें, मेरे भाई मुश्किल में हैं, मैं सूरत हाल में कैदखाने में नहीं बैठ सकता। लेकिन अर्तुगरुल कहता है, इसको ले जाओ दुमरुल। फिर गुंदोज इल्बेल्गे को कहता है, अगर मेरे भाइयों के साथ कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार मैं तुम्हें ठहराऊंगा खातून। यह कहकर वो कैदखाने की तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ एक आदमी गुंदोज और सावजी के करीब पहुंच जाता है और कहता है, अपने हथियार फेंक दो। उस्मान और सावजी अपने हथियार फेंक देते हैं। फिर वो आदमी कहता है, मेरे करीब आओ। वो दोनों चल पड़ते हैं। उस्मान ने एक खंजर छुपाया हुआ था। इस तरह उस्मान उस आदमी को गिरा देता है, लेकिन सावजी बेहोश हो चुका था। उस्मान की कोशिश के बावजूद भी वो होश में नहीं आता। दूसरी तरफ गुंदोज और चागरी को कैदखाने में बंद कर दिया गया था। गुंदोज जोर से कहता है, आप गलत कर रहे हो बाबा, आप उस औरत के बोतानों की वजह से अपने बेटे को कैसे कैद में डाल सकते हो? फिर गुंदोज कहता है, मेरे भाई मुश्किल में हैं, मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। दूसरी तरफ अर्तुगरुल रवाना होने वाला था कि उमर भी अंदर दाखिल होता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो अर्तुगरुल साहब? हमें बात करनी है। लोग कहते हैं कि सोगत बहुत महफूज और पुरअमन है और सोगत के हाकिम आला आप हो। क्या आप सिर्फ अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हो? हम जब से आए हैं हमें बहुत सी मुश्किलों से गुजरना पड़ा
आप क्या जिम्मेदारी निभा रहे हो? अर्तुगरुल कहता है, उमर साहब, आपके सिपाहियों को गुंदज या काई सिपाहियों ने कत्ल नहीं किया। कातिल जो भी हैं मैं उन्हें तलाश करूंगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। उमर बे कहता है, क्या आप सोच रहे हो कि आपका बेटा इस मसले से बच जाएगा और इस मामले को दबाने की कोशिश मत करो। इतने में बिल्गी अपने वालिद को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उमर बे कहता है, तुम इस मामले में मत आओ बेटी। फिर उमर बे अर्तुगरुल को कहता है, अगर कातिल आपके कबीले में नहीं है तो फ़ौरन कसूरवारों को तलाश करो, वरना जिस सोगत को तुमने 10 सालों में संवारा है उसे मैं 10 दिनों में तुम सब का कब्रिस्तान बना दूंगा। अर्तुगरुल कहता है, उमर साहब, जो हमें कब्रों में डालना चाहते थे इस वक्त वो अपनी कब्रों में लेटे हुए हैं। इस तरह के अल्फाज बोलने वाले के लिए ज़्यादा नुकसानदेह हैं। मैंने इन अल्फाज को इसलिए बर्दाश्त किया है क्योंकि आप गम और गुस्से में हो, लेकिन यहाँ हकम आला मैं हूँ और कसूरवारों को तलाश करके सजा देना मेरी जिम्मेदारी है। अब अपने लिए कोई किनारा तलाश करके अपने काम से काम रखो और मेरे रास्ते से दूर रहो। यह कहकर अर्तुगरुल बाहर निकल जाता है। अर्तुगरुल के जाने के बाद उमर कहता है, हम देखेंगे अर्तुगरुल बे, अर्तुगरुल का बेटा कहाँ है? बेगम कहती है, उन्होंने गुंदुज को हमसे बचाने के लिए कैदखाने में डाल दिया है। उमर बे कहता है, तुम उसे मेरे पास लाओ, मैं खुद उसे तफ्तीश करूंगा। यह सुनकर इल्बिलगे कैदखाने की तरफ चल पड़ती है। इसी दौरान कैदखाने में गुंदुज मुहाफिज को बुलाकर कहता है, दरवाज़ा खोलो, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मुहाफिज कहता है, नहीं, यह अर्तुगरुल साहब का हुक्म है। इतने में गुंदुज उसे पकड़ लेता है और चाबी निकालने लगता है। इस तरह गुंदुज कैदखाने से निकलने में कामयाब हो जाता है और मुहाफिज को अंदर बांध करके बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ जंगल में 2 मंगोल जासूस मौजूद थे जिनके पास संदूक की चाबी थी। तुर्गत ने अपने सिपाहियों को एक खुफिया मंसूबा समझा दिया था। फिर तुर्गत उन्हें हमले का इशारा करता है। इस तरह तुर्गत और मर्गिन अपने साथियों को तीर मारकर गिरा देते हैं और बज़ाहिर उन दोनों मंगोलों की जान बचा लेते हैं। फिर तुर्गत कहता है, कमांडर बोर्जिगिन, मैं तुर्क कबीलों में हुलागू खान का जासूस हूँ। यहाँ और भी हमलावर मौजूद हैं, हमें फ़ौरन यहाँ से जाना होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद वो रजामंद हो जाते हैं और उनके साथ चल पड़ते हैं। उनके जाने के बाद तुर्गत के सिपाही दोबारा खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो एक नकली हमला था और उन्होंने नीचे हिफाजती चीज़ें पहनी हुई थीं। दूसरी तरफ इल्बिलगे कैदखाने में पहुँच जाती है। चाकरी मुहावजों को आवाज़ देता है। इल्बिलगे कहती है, मैंने सब मुहावजों को बेहोश कर दिया है, आप मुझे बताओ कि गुंदुज अल्प कहाँ है? चाकरी कहता है, वो खुद यहाँ से निकला है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि वो कहाँ गया है। यह सुनकर इल्बिलगे उसकी गर्दन पर खंजर रख देती है। फिर वो ताला खोलकर कैदखाने में दाखिल हो जाते हैं। इल्बिलगे दोबारा पूछती है, बताओ गुंदुज कहाँ है? चाकरी बताने से इनकार करता है। इतने में दूसरा सिपाही बोल पड़ता है और कहता है, गुंदुज अपने भाइयों को बचाने गया है। यह सुनकर इल्बिलगे उन्हें छोड़कर बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके सिपाही उस्मान और सावजी की तलाश में निकल पड़े थे और तेजी से आगे बढ़ रहे थे। एक जगह पहुंचकर अर्तुगरुल कहता है, यह सावजी का घोड़ा है। फिर वो घोड़ों से उतर आते हैं और पैदल चल पड़ते हैं। कुछ देर बाद वो उस जगह पहुंचते हैं जहां उमर कबीले के सिपाहियों की लाशें पड़ी थीं। अर्तुगरुल कहता है, बामसी, सिपाहियों की जिम्मेदारी लगाओ कि वो इन लाशों को उमर कबीले में पहुंचाएं। इसके बाद वो दोबारा आगे बढ़ जाते हैं। इसी दौरान उस्मान सावजी को घसीट कर एक तरफ ले जा रहा था। सावजी बेहोश था, जबकि द्रैगोस के आदमी भी उनका पीछा कर रहे थे। दूसरी तरफ मंगोल जासूस एक जगह रुक जाते हैं और कहते हैं, तुम लोग सही वक्त पर आए हो, तुम सही में बहादुर जंगजू हो। आप लोग किसकी बटालियन से हो? मर्गिन कहता है, काराबोरो की बटालियन से। तुर्गत कहता है, हम आपको सही सलामत अपनी मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। मंगोल कमांडर कहता है, तो ठीक है, फिर आप हमारे साथ आओ। यह कहकर वो दोबारा आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ उस्मान और सावजी की तलाश जारी थी। सब बुलंद आवाज़ में उस्मान और सावजी का नाम पुकार रहे थे। इसके बाद लफके किले का मंजर सामने आता है। ईरान अपने कमरे में मौजूद थी। इतने में उसकी सहेली अंदर आकर कहती है, गुंदुज को उसके बाबा ने कैदखाने में डाल दिया है। यह सुनकर ईरान बहुत परेशान हो जाती है। फिर मारा कहती है, उमर कबीले के सिपाही कत्ल हो गए थे, उन्होंने गुंदुज को इस वाक़े का जिम्मेदार ठहराया है। ईरान कहती है, गुंदुज इस तरह का काम नहीं कर सकता, यह वाक़या कब पेश आया? मारा कहती है, आज सुबह। यह सुनकर ईरान कहती है, आज सुबह तो गुंदुज हमारे साथ था, यह उस पर बुतान लगाया गया है। मारा कहती है, हाँ ये झूठ है, गुंदुज के भाई सावजी और उस्मान भी गायब हैं, मुझे ये खबर सोगत के बाजार से मिली है। ईरान कहती है, मुझे गुंदुज के पास जाना होगा, मैं उन्हें सब कुछ बताऊंगी, मुझे गुंदुज को इस मसले से निकालना होगा। मारा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ईरान कहती है, मैं अर्तुगरुल साहब को हर चीज़ बता दूंगी, अब मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, मैं कोई बहाना बनाकर बाबा से इजाज़त ले लूँगी। दूसरी तरफ सावजी और उस्मान की तलाश जारी थी। एक जगह अर्तुगरुल खून देखकर चौंक जाता है और उसे छू कर कहता है, यह खून अभी तक गर्म है, कुछ वक्त पहले ही यहाँ कुछ हुआ है। इसके बाद अर्तुगरुल अपने सिपाहियों को बुलाकर कहता है, चारों तरफ फैल जाओ, हम उनके करीब हैं। यह कहकर वो आगे बढ़ जाते हैं। इतने में द्रैगोस के आदमी उस्मान और सावजी के पास पहुंच जाते हैं। फिर काराबेला कहता है, यहाँ तुम्हारा रास्ता खत्म हो गया है बच्चे। उस्मान सावजी को नीचे लिटाकर उनके सामने खड़ा हो जाता है।